गेस्ट इन द न्यूज रूम में आज के हमारे मेहमान देश की धरोहर, कमाल के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बख्शीराम यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कोई बता सकता है चने को चिकपी क्यों कहते हैं? एक्चुअली जो चने का दाना है उसकी जो शेप है वो चिकन के हार्ट से के जैसी है। अच्छा इसलिए मुर्गे का दिल चने के दाने जैसा होता है। हाँ, इसलिए उसको चिकपी बोलते हैं। कितना जानते हैं हम गन्ने के बारे में, कितना जानते हैं गन्ने के किसानों के बारे में, गन्ने की कितनी ही प्रजातियां विकसित करने के लिए, और उसमें एक प्रजाति तो ऐसी है कि कृतज्ञ किसान अपने घरों के बाहर लिखवा देते हैं कि इस किस्म की वजह से ये मकान बना। जैसे ये गन्ना है, कहाँ गया? अरे गन्ना लाओ जरा। ये गन्ना है साहब, तो इसका क्या काट के लगाएंगे? तो ये इसका बड है, ज्वाइंट के ऊपर एक बड है जो जर्मिनेट करती है। सबसे ऊपर की जो आँख है गन्ने की वो अपने से नीचे वाले को जमने नहीं देगी जब तक खुद नहीं जम जाएगी। आजकल किसानों को कुछ दवा विक्रेताओं ने ऐसा पढ़ा दिया है कि गर्मियों में यूरिया का इस्तेमाल कर दिया तो उसमें कीड़े ज़्यादा लगे। हमने आपके परिवार वालों से बात की तो हमें पता चला कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे भी थे, तो आपका रुझान नहीं हुआ कि डॉक्टर बने? चलिए, मैं फर्स्ट क्लास से ही अपनी क्लास में फर्स्ट आया, 9th तक ये चलता रहा। प्री यूनिवर्सिटी में फ्रॉक का डाइसेक्शन था। हाँ, मेढक कटवाते थे। तो फ्रॉक का डाइसेक्शन किसी तरीके से कर लिया। प्री मेडिकल के अंदर रैट का डाइसेक्शन था जो मेरे से नहीं हुआ। अब ये बताइए सर, आपका जो पहला रिसर्च है, पहली शोध है जो मास्टर्स में करनी होती है एमएससी में, वो चने पर थी। क्या थी वो रिसर्च? थोड़ा वो हम दर्शकों को समझाएं। तो P1 P2 हो गए मम्मी पापा पौधे के, ज्यादा गन्ना हो गया और उसके भीतर चीनी का कोशेंट ज्यादा हो। हाँ, तो ये दो जब बनाएंगे तो पहली जो जनरेशन आएगी उसको F1 जनरेशन बोलते हैं। फिर उसको क्रॉस नहीं किया, सेल्फ किया। फिर करेंगे तो उसमें नाना प्रकार के पौधे निकलेंगे। ये अरहर, मूंग, उड़द, चना, ये सब हमें बाहर से भी मंगाना पड़ता है। दलहन शॉर्टेज में है और हमें आयात करनी पड़ती है। कहाँ से मंगवाते हैं? जनरली अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर ज़्यादा होता है तो उधर से। किसानों की कृषि आदतों में बदलाव कितना मुश्किल होता है? मुश्किल है आदतों को बदलना। उद्देश्य है मेरी लाइफ का वो यही है कि कैसे किसानों की कम लागत के अंदर पैदावार को बढ़ाया जाए। ये जो प्रजाति आपने विकसित की CO0238 238, जो सबसे मशहूर प्रजाति है गन्ने की इस समय देश में, मतलब इस वैरायटी से कितना बेनिफिट हुआ? तो 67,010 करोड़ रुपए का 6 साल क्या बड़ा नंबर है। सुख का रंग कैसा होता है? जैसा मन चाहे। प्रकृति ने इतने विविध नज़ारे दिए, इतने किस्म के पिगमेंटेशन, पर सुख का स्वाद कैसा होता है? सब कहेंगे मीठा। घर में कुछ भी शुभ हो, कहीं की निकासी हो, कहीं से आगमन हो, आंखें प्रफुल्लित हों, मन चकित हो, तो सहज भाव आता है कि कुछ मीठा खाया जाए। पर जितनी दफ़ा ये भाव आता है, क्या हम उतनी दफ़ा हमारे घरों में, हमारी ज़िंदगी में मिठास घोलने वालों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं? कितना जानते हैं हम गन्ने के बारे में, कितना जानते हैं गन्ने के किसानों के बारे में? हमारी ज़िंदगी में अलग अलग प्रेरक पुरुष होते हैं, स्त्रियां होती हैं, जिनको हम दैनंदिन भाषा में पोस्टर बॉय या पोस्टर गर्ल भी कहते हैं। कितने वैज्ञानिक और कितने कृषि वैज्ञानिक हैं जो उस फेहरिस्त में, हमारी याददाश्त में बिना किसी जतन के आते हैं। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आज हम अपने और आपके जीवन की इस कमी की पूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। आज के हमारे मेहमान हिंदुस्तान के मशहूर कृषि वैज्ञानिक हैं। इन्हें पद्मश्री का सम्मान भी मिल चुका है। साल 2023 में इन्हें केन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। गन्ने की कितनी ही प्रजातियां विकसित करने के लिए, और उसमें एक प्रजाति तो ऐसी है कि कृतज्ञ किसान अपने घरों के बाहर लिखवा देते हैं कि इस किस्म की वजह से ये मकान बना।
कितने ही लोग जिनके बच्चों की पढ़ाई हो पाई, जिनके बीमारों का इलाज हो पाया इस एक वजह से कि उन्हें गन्ने की ऐसी एक किस्म मिली। कितने ही मिल मालिक हैं जो ये दुआ देते हैं कि किसान की यील्ड यानी पैदावार की बढ़ोतरी के चक्कर में ऐसा नहीं हुआ कि उसके भीतर की शुगर में घटतौली हो गई, अंततः ये एक ऐसी किस्म आ गई। यदि हम ये मानते हैं, जो कि सत्य भी है, कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, अगर हम जय जवान और जय किसान के साथ जय विज्ञान के नारे तक भी जाना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने वैज्ञानिकों को, अपने कृषि वैज्ञानिकों को सेलिब्रेट करें। और उसके लिए, सेलिब्रेशन के लिए ज़रूरी है कि हम उन प्रक्रियाओं के बारे में जानें, उन वैज्ञानिकों के बारे में जानें। आज के हमारे मेहमान अपने क्षेत्र के धुरंधर हैं, पर इनकी ज़िंदगी में नाटकीयता भी भरपूर है। बनना था टॉपर, पर रिज़ल्ट आया तो फेल लिख कर आया, क्योंकि बैकएंड से कोई गड़बड़ हुई थी। कॉन्फिडेंस इतना कि उसके बाद का एक इम्तिहान दिया और पूछा गया कि सिलेक्ट हो जाओगे, तो बोले सिलेक्ट तो छोड़िए, टॉप 5 में रैंक आएगी। और ऐसा ही हुआ। कितने ही ज़िंदगी के मोड़, कितनी ही किस्में, कभी चने से यारी साधी, कभी गेहूं की तरफ रुख किया और अंततः गन्ने से प्रीत निभाई, जो अब तक जारी है। पूरी दुनिया इनकी विशेषज्ञता का लोहा मानती है। अलग अलग कंपनियां, अलग अलग कृषि समूह, अलग अलग देश इनके पास आते हैं इनके हिस्से का ज्ञान लेने के लिए। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आज के हमारे मेहमान देश की धरोहर, कमाल के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बख्शीराम यादव जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए साहब, हम लोग जिस पीढ़ी से आते हैं, अभी आपके आने के पहले मैं कुछ बच्चों से बात कर रहा था, उनको ठीक ठीक ये नहीं पता होता है कि आलू की पौध कैसी है ना। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि उन्होंने नहीं जाना, इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं, जो किसी भी किस्म के एजुकेटर हैं स्कूलों में, मीडिया में, कि हमने अपने देश की जनता को कृषि के बारे में रोचक ढंग से नहीं बताया। मैं सबसे पहले, मेरा सवाल ये है कि आपकी दिल्ली की पैदाइश है, दिल्ली की परवरिश है, आज पूरी दुनिया आपको जानती है एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के तौर पे। आपके शुरुआती अध्ययन, शुरुआती ऑब्जर्वेशन, शुरुआती एक्सपोजर क्या थे खेती को लेकर? क्या आप एक कृषक परिवार से आते हैं, या जब आपने ये पढ़ाई शुरू की तब इसके बारे में जानना शुरू किया? सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आज यहाँ बुलाया। और आपने जो इंट्रोडक्शन में कहा उसका कोई जवाब नहीं है, इससे बेटर शायद कोई भी नहीं कह सकता था जिस तरीके से आपने इंट्रोड्यूस किया। मैं एक किसान परिवार से आता हूँ, गांव का रहने वाला हूँ। और जो मेरे पेरेंट्स थे वो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे दोनों ही, और खेती करते थे। कहाँ पर? हमारा गांव है दिल्ली के अंदर, पंडवाड़ा खुर्द गांव है, एक छोटा सा गांव है जी। नजफगढ़ आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, वीरेंद्र सहवाग के कारण फेमस भी है पहले अदरवाइज़ नजफगढ़ को भी कोई नहीं जानता था। तो नजफगढ़ से करीब 5 किलोमीटर दूर हमारा गांव है, और वहाँ मेरा जन्म हुआ। और करीब 2-2.5 साल का मैं था तो मैं गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में चला गया। मेरी भुआ जी रहती थी वहाँ पर, तो उनके पास मैं गया। क्या वजह थी इसकी? वजह ये थी कि मेरे से पहले 2 बड़े भाई और 2 बहनें गुजर गए थे बचपन में ही। पैदा होने के कोई 6 महीने बाद, कोई 1 साल 2 साल बाद, ऐसे करके गुजर गए 4 जो मेरे से बड़े थे। तो उसके बाद जब मैं पैदा हुआ 5वां बच्चा, तो गांव के जो पंडित जी थे उन्होंने कहा कि इनको यहाँ मत रखो। मतलब रखने का नहीं कहा था, उन्होंने ये कहा था कि अब कोई ये कहे कि यहाँ मत रखो, छोटे से बच्चे को किसी और को दे दो तो ठीक नहीं लगता। शायद उन्होंने समझदारी ये कहा कि इसको 5 साल तक इसकी बहन का या भुआ का दिया हुआ इसको पहनना और खाना है।
किसी और की ओली डाल दो, जो उत्तर प्रदेश में भी ये चलता है कि बच्चे गुजर रहे हैं तो किसी को दे दो। हाँ हाँ। तो इसी तरीके से जब मैं मेरे पेरेंट्स ने बात की होगी मेरी बुआ जी से, तो उन्होंने कहा कि इसको देने से अच्छा है मैं इसको अपने साथ ले जाती हूँ। तो इस तरीके से मैं करीब 2-2.5 साल का होऊंगा तब मैं शिफ्ट हो गया। सिधरावली एक गांव है जी। दिल्ली जयपुर रोड पे, मेन रोड के ऊपर ही है। गुड़गांव से करीब 30 किलोमीटर के करीब 30-35 किलोमीटर वो गांव है। अच्छा गांव है, फोकल विलेज भी है हरियाणा का। वहीं से मैंने मैट्रिक की। तो जब सिधरावली में गया तो हमारे फूफा जी बहुत पहले ही गुजर गए थे, और मेरी बुआ जी थे। 2 कज़न जो बड़े भाई है वो थे परिवार में। एक बहन थी जो हमारे घर में रहती थी। तो इस तरीके से मैं वहाँ गया और उसके बाद वहीं से मैंने मैट्रिक पास की जी। तो वो भी, हालांकि मेरे जो बड़े कज़न थे राव धनबीर सिंह जी वो टीचर थे, स्कूल टीचर थे। छोटे कज़न तो पढ़ ही रहे थे उस टाइम जब मैं वहाँ गया था। तो वो मेरे से 4-5 साल बड़े हैं, छोटे वाले। तो इस तरीके से हम भी वहाँ खेती करते थे, मुख्य खेती का ही काम था। क्या खेती होती थी वहाँ? जनरली हरियाणा का जो गांव है उस साइड का, अब तो सिनेरियो अलग है, परंतु उस टाइम ज़्यादा सिंचाई की सुविधा भी नहीं होती थी। तो गेहूं हो जाता था, और रबी के अंदर गेहूं या सरसों होती थी, और ख़रीफ के अंदर बाजरा या ग्वार होता था। तो इस टाइप की क्रॉप कंडीशन थी वहाँ। तो वह खेती से शुरू से लगाव है। जब देखते थे कि मेरा काम होता था, खास करके सब पूरा परिवार वहाँ खेतों में काम करते थे, तो मैं घर से उनका खाना लेके खेत में जाता था, और मैं देखता था उनको कि खाना खाया और थोड़ी देर के अंदर सब पेड़ की छाया में सारे सो जाते थे। तो जब वो सो जाते थे तब मैं सोचता था कि ये इतनी मेहनत कर रहे हैं धूप के अंदर, मेरे को कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि सारा काम जब तक ये उठे तब तक मैं काम को ख़त्म कर दूँ। अरे ये मैं उस टाइम सोचता था। जी। हमारा खेत हमारे घर से करीब 1.5-2 किलोमीटर के करीब दूर था, हमारे घर से खेत की दूरी। तो उस टाइम भी जैसे मेरी बुआ जी थी, उनको मैं माँ ही बोलता था। मेरी माँ या भाभी वो जानवरों के लिए, भैंसों के लिए चारा सर पे उठा के लाती थी। तो मैं सोचता कोई ऐसी चीज़ बनानी चाहिए जो ये उसके ऊपर रखे और मैं इसको गांव तक ले जाऊं, इनको बोझ नहीं उठाना पड़े। तो इस टाइप से मैं सोचता था, कभी किसी को बताया नहीं मैंने परंतु मेरे अंदर से सोच होती थी उस टाइम भी। और जो भी कृषि की क्रियाएं हैं वो सारे काम मैंने अपने फार्म पे किए हैं। छोटा मोटा इलेक्ट्रिकल का काम भी, मोटर को निकालना, उसके कनेक्शन करना, ये सारे काम मैंने खेती से किया। पढ़ाई के साथ साथ ये सारे काम मैं करता था बचपन में वहाँ से। तो कृषि कोई अलग विषय नहीं था जी। परंतु तो मैट्रिक करने के बाद जब आगे कॉलेज, गांव में कॉलेज भी खुल गया था उस टाइम, तो मेरे कज़न, छोटे वाले कज़न जो है एमएससी फिजिक्स कर रहे थे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से जी। प्री यूनिवर्सिटी मतलब फर्स्ट ईयर उन्होंने कंप्लीट किया था एमएससी का। जब फर्स्ट ईयर में उनका कंप्लीशन हुआ तो मेरी मैट्रिक कंप्लीट हुआ था। तो उस टाइम अब मैं घर का बहुत सारा काम देखता था, सारा काम घर का मैं करता था। इवन कि एब्सेंस में, जैसे कोई घर में नहीं है, बीच में मेहमान कोई आ गया, बचपन से ही तो उनके लिए खाना बना के भी मैं उनको खिला देता था। इस टाइप का घरेलू मैं रहा हूँ। तो उन्होंने फिर, मैं कॉलेज में भी वहीं ज्वाइन कर सकता था मतलब, परंतु मेरे जो छोटे कज़न थे वो कहने लगे नहीं, इसको मैं अपने साथ ले जाता हूँ यूनिवर्सिटी कॉलेज कुरुक्षेत्र में, इसका एडमिशन कराते हैं। तो किसी ने उस चीज़ का ऑब्जेक्शन नहीं किया घर के अंदर। हालांकि
एक वर्किंग हैंड जा रहा था, परंतु किसी ने उसका अपोज नहीं किया। और मैं प्री यूनिवर्सिटी के अंदर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कॉलेज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर कुरुक्षेत्र में अमूमन सर जो बच्चे साइंस की पढ़ाई करते हैं तो अगर वो बायो वगैरह की पढ़ाई कर रहे हैं तो पहला रुझान खास तौर पे उस ज़माने में होता था कि डॉक्टरी की गुंजाइश करें। और हमने आपके परिवार वालों से बात की तो हमें पता चला कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे भी थे। तो आपका रुझान नहीं हुआ कि डॉक्टर बने? चलिए, मैं फर्स्ट क्लास से ही मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आया जी। और 9th तक ये चलता रहा। टॉपर? टॉपर। 10th का जब मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरा रिज़ल्ट आया तो मैं फेल था। और गांव में किसी को विश्वास नहीं होता कि बख्शी भी फेल हो सकता है, ये विश्वास किसी को नहीं था, खुद मेरे को नहीं था। परंतु गजट जो अखबार में छपता था उन दिनों में? नहीं, एक गजट का इतना बुक आती थी उस टाइम। अच्छा, गजट तो और बोलते पहले, थे हाँ। उसको। मैट्रिक में 75 की बात कर रहा हूँ जी। तो गजट इतनी बड़ी बुक थी, उसमें खुद मैंने अपना रिजल्ट देखा था, उसके आगे मेरे नाम के आगे अनु लिखा हुआ था। अनु का मतलब अनुत्तीर्ण। तो थोड़ा बड़ा झटका लगा और ये भी समझ में नहीं आया कैसे हो गया। तो जैसे वो रात बीती और सुबह होने वाली थी, नेक्स्ट डे की रिजल्ट आने के नेक्स्ट डे सुबह होने वाली थी, तो मेरे को लगा कोई मेरे को उठा रहा है और कह रहा है चिंता मत कर, तू पास। अब ऐसी बात एक फेल बच्चा घर वालों को बताया कि नहीं, मेरे को सपना आया है और कह रहा है कि उठ जा, पास है। तो मैंने किसी को नहीं बताया, ये भी नहीं बताया किसी को कि मेरे को ऐसे ऐसे सपने आया या एहसास हुआ कि कोई मेरे को उठा के कह रहा है कि तो पास है। तो 7 दिन के बाद, करीब 1 वीक के बाद जो मार्कशीट आती है स्कूल के अंदर, तो उसमें मेरे जो थे वो, मैं पास था, मार्कशीट जो थी उसमें मैं पास था, और जो मेरे से पीछे या मेरे से आगे जो था वो फेल था। तो फिर बाद में गांव का माहौल है तो उन्होंने कहा कि इनके भाई जो है मास्टर है और इन्होंने हमारे बच्चे का रिजल्ट बदलवा दिया, अपने को पास करा लिया, हमारे को फेल कर दिया। और गजट एक बहुत ही ऑथेंटिक गवर्नमेंट की पब्लिकेशन है, तो बहुत ऑथेंटिक है, जिसको चैलेंज किया जा सकता है कि उसमें आया है तो ये कैसे हो गया। तो उन लोगों ने अप्रोच किया होगा, जब पता चला कि मैं पास हो गया और उनका बच्चा जो है वो फेल हो गया, तो बाद में एक करेक्शन देते थे एज ए एनेक्सर। तो उस एनेक्सर उस टाइम देखी नहीं किसी ने, तो उस एनेक्सर में उसी गजट में छपा था? उसी गजट के अंदर। अच्छा। एनेक्सर जो होती थी उसमें, वो बाद में पता चला, जब मार्कशीट आ गई तब पता चला। वो जब उन्होंने चेकिंग कराई तो उन्होंने वहाँ बोर्ड में कंप्लेंट की होगी, तो उन्होंने कहा कि आप ये एनेक्सर देखिए, हमने करेक्शन इसके गजट के अंदर ही दी हुई है। तो वहाँ मेरे को उत्तीर्ण लिखा हुआ था। वाह। तो इसको मैं मानता हूँ कि भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ रहा है। और जो मेरे बड़े कजन थे राव धनवीर सिंह जी, वो चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं। मैंने प्री मेडिकल किया। बायोलॉजी से मैंने प्री यूनिवर्सिटी और प्री मेडिकल 2 साल मैंने मेडिकल पढ़ा। प्री यूनिवर्सिटी में फ्रॉग का डायसेक्शन था। हाँ, मेढक कटवाते थे। तो फ्रॉग का डायसेक्शन किसी तरीके से कर लिया। प्री मेडिकल के अंदर रैट का डायसेक्शन था जो मेरे से नहीं हुआ। हालांकि मतलब एक गांव की बैकग्राउंड से जाके हिंदी मीडियम से पढ़े हुआ, मेरा हिंदी मीडियम का मैंने किया है मैट्रिक। और इंग्लिश के जो हमारे टीचर थे
उन्होंने कभी बेसिक पे काम नहीं किया क्लास पे, जैसे सेंटेंस क्या है, टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई हमें। एक गाइड होती थी मैट्रिक के लिए, गाइड होती थी, उसे 8वीं से शुरू होती थी शायद इंग्लिश की पढ़ाई। तो उसके गाइड के कि इस पेज से इस पेज तक तैयारी करके आना, कल टेस्ट होगा। तो इस तरीके की इंग्लिश होती थी जो हम रट लेते थे, वो टेस्ट लेते थे, उसमें पास हो जाते थे। बेसिक नहीं था। तो जब मैं कुरुक्षेत्र मैंने एडमिशन लिया 10वीं के बाद प्री यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मेरे 5% इम्प्रूवमेंट हुआ। देखिए गांव की बैकग्राउंड हिंदी से पढ़ के और ऑल टुगेदर जहाँ शहरों के ही बच्चे आते, क्योंकि यूनिवर्सिटी में गांव के बच्चे तो बहुत रेयरली जाते हो। मेरे भाई साहब ले गए तो मैं चला गया। तो वहाँ मैंने 5% का इम्प्रूवमेंट किया प्री यूनिवर्सिटी के अंदर। तो परंतु जो डाइसेक्शन है वो मेरे से नहीं होता। जीव के साथ या किसी भी चीज़ को मेरे को यहाँ बैठ के मच्छर काट रहा है तो मैं उसको मार नहीं सकता, उसको मैं उड़ाने की कोशिश करूँगा। कहीं कार में है, किसी आ रहा है मच्छर, बार बार आ रहा है, तो मैं खिड़की खोल के उसको बाहर निकालने की कोशिश करूँगा, उसको मारूँगा नहीं कभी भी। तो इस तरीके की मेरी वो है। तो फिर बहुत से कॉलेजेस मैंने अप्लाई किया एंट्रेंस टेस्ट के लिए, MBBS के लिए, परंतु दिल नहीं मान रहा था। हाफ हार्टेड एफर्ट्स कहिए इसको, मेरे हाफ हार्टेड एफर्ट्स थे प्री मेडिकल के एंट्रेंस टेस्ट में, और मेरा नहीं हुआ, होना भी नहीं था। हाफ हार्टेड होगा तो कभी नहीं हो सकता। जब तक आप फुल्ली इन्वॉल्व नहीं होंगे किसी चीज़ के अंदर, सफलता नहीं मिल सकती। तो मेरा नहीं हुआ। उसके बाद इसी बीच के अंदर जब मैंने प्री यूनिवर्सिटी पास किया था, तो कुरुक्षेत्र के पास एक जगह है कोल, वहाँ हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च सेंटर है, और 2 साल की क्लास लगती थी वहाँ BSc ऑनर्स के एग्रीकल्चर की। जो मैट्रिक के बाद आते थे उनके लिए 2 साल, और जो प्री यूनिवर्सिटी के बाद जाते थे उनके लिए 1 साल का। तो मेरा जब प्री यूनिवर्सिटी पास किया तो प्रिंसिपल ने लेटर लिखा, क्लास के सब बच्चों को लिखा होगा कि आप मेडिकल ना या एग्रीकल्चर BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए। तो उस टाइम तो प्री यूनिवर्सिटी के बाद इतना नहीं था कि मेडिकल में नहीं जाना, मैंने वो लेटर फाड़ के फेंक दिया था। फेंक दिया? वाह। तो 1 साल और पढ़ाई की ना, प्री मेडिकल की पढ़ाई की। उसके बाद मेरे को ध्यान आया कि लेटर आया था, और एग्रीकल्चर भी कोई पढ़ाई की एक लाइन है। उससे पहले मेरे को खेती पढ़ाई भी जाती है? हाँ, पढ़ाई भी जाती है। ये मेरे को नहीं पता था जब उस लेटर के आने से पहले मेरे को नहीं पता था कि हरियाणा में कोई हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है जो हिसार में है। उसका ज्ञान नहीं था मेरे को। और परंतु वो लेटर बैकग्राउंड में याद आया जैसे मेरा एडमिशन नहीं हुआ मेडिकल में कहीं भी। तो फिर मैं एक दिन बस में बैठा और हिसार पहुंच गया। हिसार में जाके मैंने उनसे, लास्ट डेट निकल चुकी थी जिस दिन मैं गया था, ऑलरेडी लास्ट डेट जो थी अप्लाई करने की वो निकल चुकी थी। तो वहाँ से मैंने प्रोस्पेक्टस ख़रीदा, और लिखा हुआ था, टाइम तो था नहीं, लिखा हुआ था 4 ईयर 5 ईयर। ये भी नहीं पढ़ा कि 4 ईयर किन के लिए, 5 ईयर किन के लिए। मैंने सोचा 4 ईयर ही ठीक रहेगा, तो BSc ऑनर्स AG 4 ईयर में मैंने फार्म भर के वहीं दे के मैं वापस आ गया। और वहाँ से सफ़र शुरू हो गया? वहाँ से मेरा एग्रीकल्चर में। अब ये बताइए सर, आपका जो पहला रिसर्च है, पहली शोध है जो मास्टर्स में करनी होती है MSc में, वो चने पर थी। क्या थी वो रिसर्च? वो थोड़ा वो हम दर्शकों को समझाएं। देखिए, बेसिकली मैं एक प्लांट ब्रीडर हूँ। प्लांट ब्रीडर? हाँ, सब्जेक्ट जो है वो मेरा प्लांट ब्रीडिंग है। और उसका मतलब है कि कैसे पौधे के अंदर इम्प्रूवमेंट किया जाए, किसी भी कैरेक्टर के लिए कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए। ब्रीफ में बताएं कि नई वैरायटी निकालने का काम जो है वो प्लांट ब्रीडिंग का है। अच्छा, नई नस्लें, नई किस्में विकसित की जाएं। किस्में निकालने का जो है वो एक प्लांट ब्रीडिंग सब्जेक्ट के अंडर कवर होता है।
आई थिंक कुछ स्टूडेंट भी बैठे हैं, तो मैं प्लांट ब्रीडिंग का एक छोटा सा please, उदाहरण दे सर। सकता हूँ इस बोर्ड के ऊपर। सर जी, ये मिट्टी है। ये प्लांट, सर आप थोड़ा सा इधर हो जाएंगे ना तो बोर्ड, हाँ बस। और ये इसका एनवायरनमेंट। सर सॉइल, इन्वायरमेंट में किसी का जोर नहीं है, जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट रहेगी। सॉइल है, सॉइल के अंदर कुछ फर्टिलाइज़र वगैरह का यूज करके कुछ हद तक प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। तीसरा है ये प्लांट। इस प्लांट के अंदर यदि इम्प्रूवमेंट हो जाए तो किसी भी फसल की जो यील्ड है वो इम्प्रूवमेंट हो सकती है, उत्पादन बढ़ जाएगा। तो जो इम्प्रूवमेंट प्लांट में इम्प्रूवमेंट है, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट जो है, वही प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा किया जा सकता है। इंटरेस्टिंग, समझ में आया? जी जी, अच्छे से। तो चने पे क्या काम था एमएससी में? चने पे जैसे सिलेक्शन पे था, जैसे पहला क्रॉस बनाया मान लीजिए, तो सबसे पहले है कि हमें प्लांट ब्रीडिंग के लिए 2 पेरेंट चाहिए, मम्मी पापा। हाँ। तो पेरेंट क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे, कि क्या करना चाहते हैं। मान लीजिए यील्ड इम्प्रूवमेंट है तो जनरली हाई यील्डिंग जो है पेरेंट होना चाहिए। एक पेरेंट ये है, इसको हमने क्रॉस किया। सेकंड, सो P1 P2 हो गए मम्मी पापा पौधे के, 2 पेरेंट हो गए। इसमें जो मेन कैरेक्टर है, जैसे मान लीजिए हाई यील्डिंग चाहिए हमें, ज़्यादा उत्पादन, तो एक पेरेंट कम से कम हाई यील्डिंग का होना चाहिए। दूसरा, यदि गन्ने की बात करें तो शुगर रिकवरी, जैसे हाई शुगर कंटेंट होना चाहिए, तो दूसरा पेरेंट हाई शुगर कंटेंट का। ज़्यादा गन्ना हो गया और उसके भीतर चीनी का कोशेंट ज़्यादा हो। हाँ। तो ये 2 जब बनाएंगे, तो चिकपी की बात कर रहा हूँ, तो पहली जो जनरेशन आएगी उसको F1 जनरेशन बोलते हैं। F1। इसका फिर ये सेल्फिंग है, गन्ने से संबंधित नहीं, चिकपी के बारे में आपने पूछा था इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इसका जो प्लांट आएंगे उसका सेल्फिंग होने के बाद। सेल्फिंग क्या होता है सर? सेल्फिंग मतलब उसी जैसे यहाँ तो क्या किया, ये इसको फीमेल लिया, इसको मेल लिया, तो इसका जो पोलन ग्रेन्स है वो यहाँ डाले, तो ये F1 आया। अच्छा, बिल्कुल प्रजनन की तरह चलता है। प्रजनन ही है। हाँ, प्रजनन है, प्लांट ब्रीडिंग प्रजनन ही है। हाँ, तो P2 के आपने पोलन ग्रेन्स P1 के अंदर डाल दिए, उसने एब्जॉर्ब कर लिए, तो ये F1 जनरेशन आई। जब उस सीड से लगाएंगे तो F1 जनरेशन आएगी। फिर उसको क्रॉस नहीं किया, सेल्फ किया, मतलब ये बड़ा हुआ। एक पौधा जैसे है उसी का मेल और फीमेल का आपस में ही जब उसी सेम जो चिकपी है उसके अंदर मेल, एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों चने का जो फूल आया, हाँ, उसी में, तो उसी से उसके अंदर ही सेल्फ अपने आप ही जो क्रॉसिंग हुई उसको सेल्फिंग बोलते हैं। सेल्फिंग। तो उसके जो सीड आए उससे जो जनरेशन लगाई वो F2 जनरेशन बोलते हैं। तो मेरा था सिलेक्शन, इफेक्टिवनेस ऑफ सिलेक्शन इन F2 जनरेशन ऑफ चिकपी। अब इसको थोड़ा आसान भाषा में बताइए। मतलब इसको चुनाव करना पड़ता है फिर, जो इस जनरेशन के अंदर कैसे चुनाव किया जाए, कितनी बेहतर तरीके से चुनाव किया जाए, वो मेरा रिसर्च था चने का उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव तो है ही, परंतु इस जनरेशन के ऊपर यहाँ क्योंकि यहाँ सारे जो पौधे एक जैसे होंगे, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगी, तो ये सेल्फिंग करेंगे तो उसमें नाना प्रकार के पौधे निकलेंगे और फिर उसमें से उसका सिलेक्शन करना, चुनाव मूल मकसद का को पालन करे, उसको पूरा करे, उसमें से चुनाव करना। तो वही जो प्रॉब्लम थी मेरी चिकपी पे वो यही थी कि इसका कैसे चुनाव किया। अभी जिक्र हो रहा है तो सर बताइए हमें कि भारत चने के उत्पादन में दुनिया भर में कहाँ है, किस तरह की समस्याएं हैं, किस तरह के बीज हैं? आपका प्राइमरली मुझे पता है गन्ने पे काम है, लेकिन आप इतने पदों
पल्सेज के अंदर इन जनरल पल्सेज की बात करें तो शॉर्टेज में है। शॉर्टेज में इंडिया में वो पल्सेज की प्रोडक्शन दलहन में दलहन शॉर्टेज में है और हमें आयात करनी पड़ती है। कहाँ से मंगवाते हैं हम लोग? जनरली अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर ज़्यादा होता है तो उधर से। ये अरहर, मूंग, उड़द, चना, ये सब हमें बाहर से भी मंगाना पड़ता है। एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता कौन कौन सी फसलें हैं, परंतु पर दलहन में कमी है, इसीलिए हमने देखा नरेंद्र मोदी जी जब आए सत्ता में तो दलहन उत्पादन पे बड़ा जोर भी दिया गया, बहुत स्कीम भी लॉन्च हुई इसकी। तो सर ये जो इसकी वजह क्या है कि हम दलहन में क्यों, मतलब सरकार को क्यों पुश करना पड़ रहा है? खेती ज़्यादा मुश्किल है गेहूं और धान के मुकाबले या गन्ने के मुकाबले? मेहनत ज़्यादा मांगती है, यील्ड कम आता है, खरीद कम है, क्या वजह है? जैसे मैं बुंदेलखंड से आता हूं, हमें पता है कि हम लोग अरहर बहुत उगाते हैं और हमारी दो बड़ी समस्याएं हैं। एक, पानी की आवक, इसलिए ज़्यादातर किसान एक सीज़न खेती करते हैं, अब तो कई जगह ट्यूबवेल लग गए हैं। तो दूसरा, बनरोज़ की बहुत समस्या है, बनरोज़ और नीलगाय की, उसकी वजह से हमारी फसलें बहुत ख़राब हो जाती हैं। देखिए वो एक नीलगाय वाला इशू तो बहुत बड़ा है और वो हर एक फसल के लिए, इवन शुगर केन तक के लिए वो एक समस्या है। झुंड आता है, नष्ट करके चला और पल्सेस का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वाइल्ड एनिमल से, वो पल्सेस उसमें से नंबर 1 पे है। ऑयल सीड में इतना नहीं है जितना कि पल्सेस में है, परंतु पल्सेस का जो एरिया जो घटा है वो मोस्टली जो इरिगेशन की फैसिलिटी इंक्रीज हुआ है कंट्री के अंदर, उससे कम हुआ है। अच्छा, क्योंकि इरिगेशन की फैसिलिटीज़ बढ़ने से जो गेहूं की फसल है या धान होने लगा, जहाँ कुछ भी नहीं होता था वहाँ धान भी, हरियाणा पंजाब के अंदर धान कहाँ होता था पहले, परंतु अब नंबर 1 पे है पंजाब धान के उत्पादन में। तो इरिगेशन की फैसिलिटी जो बढ़ी है उससे, क्योंकि दलहन फसलें को जनरली कम पानी की आवश्यकता होती है, तो इरिगेशन की फैसिलिटी बढ़ी। दूसरी क्रॉप व्हीट और पैडी जैसी क्रॉप आई, जिससे किसान का प्रॉफिट बढ़ा तो इसको दलहन इस एरिया से मुनाफा है तो वही करें। इस एरिया से गायब होगी। जहाँ भी वाटर शॉर्टेज है, जो सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, जहाँ जैसे मध्य प्रदेश, हाँ, जहाँ इरिगेशन की फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, वहीं ज़्यादा उत्पादन होता है। राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, इन चीज़ों में। अच्छा, इसीलिए हमारे बुंदेलखंड में पानी कमी थी तो वहाँ दलहन था। हाँ, अब भी होगा ज़्यादा। मसूर वगैरह अभी भी बहुत होती है सर। मसूर बहुत करते हैं, चना बहुत करते हैं, मसूर बहुत करते हैं। आइए, ये हम लोग इस बोर्ड तक लौटते रहेंगे बार बार। तो एक आप लोगों के ज्ञान के लिए कोई बता सकता है ये चिकपी क्यों कहते हैं? चने को चिकपी क्यों कहते हैं? बताएं सर। एक्चुअली जो चने का दाना है वो, उसकी जो शेप है वो चिकन के हार्ट से के जैसी है। अच्छा, इसलिए मुर्गे का दिल चने के दाने जैसा होता है। हाँ, इसलिए उसको चिकपी बोलते हैं। वाह, क्या बात। दूसरी फसल का आपने अरहर का नाम लिया, उसको पिजन पी बोलते हैं। हाँ, तो जो पिजन पी का दाना है वो पिजन की आँख जैसा है। हाँ, आप गोल देखिए बिल्कुल कभी ध्यान से उसको, तो आपको अरहर के दाने जैसे उसकी आंखें दिखाई देगी। इसलिए गांव में जो गुड्डे गुड़िया बनाते थे, उसकी आंख बनाने के लिए वो अंदर वो एक दाना छोड़ देते थे, वैसा। वाह, सुन रहे हैं तरुण जी? चिकपी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो मुर्गा शहीद होता है आपके लिए उसका दिल चने जैसा होता है, शेप में, लुक में। इंटरेस्टिंग, चिकपी एंड पिजन पी। वाह। फिर उसके बाद आपकी पढ़ाई होती है, फिर आप कृषि वैज्ञानिक बन जाते हैं और सबसे पहले आप गेहूं की एक किस्म पर काम करते हैं। हाँ, मैं जैसे वहाँ से एमएससी के बाद मेरा अपॉइंटमेंट हुआ हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, हिसार में। और टॉपर थे आप? हाँ, बीएससी एमएससी सब। बीएससी में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। एमएससी में जो प्लांट ब्रीडिंग का सब्जेक्ट रामधन सिंह गोल्ड मेडल मेरे को क्या एमएससी में मिला। और पीएचडी के अंदर मेरे फुल था, मतलब ग्रेड पॉइंट होते तो 4.0/4.0। अरे बाप रे। 3.91 मेरा बीएससी में था, 3.94
और मेरा एमएससी में था, और जब मैंने एडमिशन लिया था पीएचडी में तो मेरा टारगेट था कि उससे ऊपर मेरा लेना है, तो मेरा 4 ही हो गया था। बहुत सुंदर। तो वीट पे मैंने काम किया, 2 साल के करीब मैंने काम किया, और मेरा अडोक पे अपॉइंटमेंट हुआ था। 6 महीने के बाद 1-2 दिन का गैप देके आगे टर्म को एक्सटेंड कर देते थे। जब गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं होता था रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए, तो एक ये वाया मीडिया था एडोक अपॉइंटमेंट करने का साइंटिस्ट का, देर सवेर उसको रेगुलर हो जाते थे। परंतु हमारा दुर्भाग्य ये था कि एक IAS VC बन के आ गए। उन्होंने जो हमारे 6 महीने की टर्म थी उसको 3 महीने कर दिया, और जो गैप 1 या 2 दिन होना चाहिए था उस गैप को बढ़ा दिया। हम जाके बोलते थे जब वो कभी सुनवाई करते थे। तो ये 2 बार हुआ शायद ऐसे। तो फिर मैंने फैसला कर लिया HAU में रहना नहीं। और मैंने फिर एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज का जो ICAR का एग्ज़ाम होता है उसमें मैंने अप्लाई किया, और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने क्लियर कर लिया। और मेरी जो फर्स्ट पोस्टिंग थी वो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई। मैं कभी भी साउथ टू दिल्ली ट्रैवल नहीं किया था उससे पहले। मतलब ट्रेन में बैठ के कभी दिल्ली से साउथ की तरफ में नहीं गया। तो मेरी पहली यात्रा थी ट्रेन की यात्रा, दिल्ली टू कोयम्बटूर, जो मैंने अकेले की। और वहाँ 3000 किलोमीटर दूर तमिलनाडु में जाके मैंने ज्वाइन कर लिया। बहुत से लोगों ने मना किया, क्यों जा रहे हो, क्योंकि ये जैसे मार्च में मैंने ज्वाइन किया तो नवंबर में हम लोग रेगुलर हो गए थे। वहाँ भी पोस्ट एडवर्टाइजमेंट हो गई थी, और मेरा सिलेक्शन हो गया था। मैंने ज्वाइन भी कर लिया था हिसार में, ज्वाइन भी कर लिया था। और जब हमारा सिलेक्शन हुआ था तो उसके अंदर मैं MSc के बाद था, 5 या 6 कैंडिडेट थे जो PhD सेलेक्ट हुए थे। परंतु जो मेरिट बनी थी उसमें मेरा पहला नाम था। इवन PhD होने के बाद भी जो सिलेक्शन मेरिट थी उसके अंदर मेरा पहला नाम था। और कोयम्बटूर में मैंने जाके, अच्छा, हम लोग कोयम्बटूर चलेंगे आपके साथ। लेकिन उसके पहले आपने गेहूं की किस्म पे एडहॉक पे रहते हुए काम किया। हाँ। वो क्या किस्म थी सर? WH416 एक किस्म। WH416। WH क्या होता है? वीट का शॉर्ट फॉर्म। वीट हरियाणा 416। ये बताइए सर कि हम लोग वीट हिसार भी हो सकता है थोड़ा सा। वीट हिसार, वीट हरियाणा, इंटरेस्टिंग। हम लोग जब सर कृषि रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन, तब ये बताया जाता है कि साहब 60 के दशक में ये उन्नत बीज आए, नॉर्मन बोरलॉग की बात होती है, स्वामीनाथन साहब की बात होती है, सबकी बात होती है। थोड़ा ये हम समझना चाहते हैं कि पहले भारत में किस किस्म के गेहूं के बीज होते थे और ये नए बीज जो आए उनसे क्या फ़र्क आया? पहले जो लोकल ट्रेडिशनल वैरायटीज़ होती थी जो बहुत ज़्यादा बढ़ती थी, हाइट ज़्यादा होती थी। अच्छा। हाँ, बारिश होगी, हवा चल गई तो झड़ेगा भी ज़्यादा, गिरेगा भी। हाँ, क्या बोलते हैं उसको? लॉजिंग मतलब गिरने को। अच्छा। गिरने को लॉजिंग बोलते। तो गिर जाता, मतलब पानी दे रखा है किसान ने, थोड़ी सी हवा चल गई तो गिर गया, उससे उसकी पैदावार कम होती थी। इन जनरल सीधा भी रहे तो उनकी पैदावार जो है वो कम होती थी, परंतु क्वालिटी अच्छी होती थी। मतलब न्यूट्रिएंट क्वालिटी उन वैरायटी की हमेशा अच्छी रहती थी। और जब यहाँ कमी हुआ, देश के अंदर खाद्यान्न की कमी हुआ तो उस टाइम की गवर्नमेंट ने कहा कि किसी भी तरीके से करने से, क्योंकि शायद मिसेज इंदिरा गांधी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी, तो उन्होंने कृषि वैज्ञानिक को कहा कि कैसे भी मेरे को इस शर्म से बचाओ। पहले शास्त्री जी और फिर इंदिरा जी। मांगने का, मेरे को मांगना नहीं पड़ेगा, अमेरिकी धमकी का सामना ना करना पड़ेगा, हम गेहूँ नहीं भेजेंगे। तो उस कारण से फिर जो मेक्सिको में सिमीटेक इंस्टीट्यूट है जो वीट और मेज पे काम करते, तो वहाँ से जर्म प्लाज्म आया।
उस टाइम जब आया था, जर्मप्लास्ट मतलब वो P1 और P2? हाँ, मतलब वैरायटी आई एक्चुअली, जो कल्टीवेट भी हुई, डायरेक्ट आके कल्टीवेशन में रहा। कल्याण सोना करके वैरायटी था। कल्याण सोना, तो उसका रेड थोड़ा सा वीट होता था, रेड होता था। यहाँ लोगों ने उसको पसंद भी नहीं किया, परंतु जो वहाँ से मटेरियल आया, पेरेंटल मटेरियल भी आया, उसको यूज करके नई वैरायटी गेहूं की डेवलप की, जिसको आप ग्रीन रिवोल्यूशन का नाम दे सकते हैं। तो उसका जो ड्यूरेस हाइट थी वो कम थी, पैदावार ज़्यादा थी, यानी कि ग्रेन और स्ट्रा की प्रोपोर्शन देखें तो उसके अंदर ग्रेन की प्रोपोर्शन ज़्यादा थी, जो मैक्सिकन मटेरियल आया था। तो अभी हम जो 2-2.5 फीट वाला गेहूं देखते हैं, हाँ, वो सब वो ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद की उन्नत किस्म है। बिल्कुल जी। तो ये जो आपने विकसित की अपनी टीम के साथ, ये WH416, हाँ, क्या खासियत थी इसकी? एक्चुअली जब ये आई थी तो उससे पहले एक WH147 वैरायटी थी, जो काफ़ी पॉपुलर रहा, तो उससे स्लाइटली बेटर इसकी पैदावार थी। WH147 के कंपैरिजन में 416 की ज़्यादा पैदावार थी। थोड़ा ड्राउट टॉलरेंट भी था, मतलब कम पानी में भी हो जाता था। हाँ, कम पानी में हो जाता था, परंतु ज़्यादा एरिया नहीं बढ़ा, क्योंकि वो वैरायटी जो 147 थी वो काफ़ी एरिया में फैल गई थी, उसको पूरे हरियाणा में कवर हो गया था उसका। तो इसका ज़्यादा एरिया बढ़ा नहीं, और एग्जैक्टली मेरे को ये भी नहीं पता कितना बढ़ा, क्योंकि मैं जब तक कोयम्बटूर चला ये गया बताइए सर कि किसानों की कृषि आदतों में बदलाव कितना मुश्किल होता है। यही जैसे आप गेहूं का उदाहरण दे रहे हैं, गन्ने के उदाहरण से बता सकते हैं कि वो एक किस्म से खेती कर रहे हैं, उनका एक कंफर्ट है कि साहब ये बीज है, ऐसा कर रहे हैं, इतना आता है। उनको जाके कोई बताया कि यार ये नहीं, ये बीज इस्तेमाल करो, ये तरीका बदलो, तो एक रेजिस्टेंस आता है इनिशियली कि अरे हमको मत बताइए, हमारा ऐसे ही चल रहा है क्योंकि उनका एक सेफ्टी नेट है और एक वो पूरा सर्कल है। आपने इस विषय में बहुत काम किया है, तो किस तरह की दिक्कतें आती हैं और किस तरह से सफलता हासिल हो सकती है? ये बहुत ही मुश्किल है आदतों को बदलना। किसान मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी सीखता हुआ आ रहा है, पिछली जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। मैं गन्ने का ही उदाहरण दूंगा इसके अंदर, और बाकी को छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं पिछले ऑलमोस्ट 4 साल, नेक्स्ट मंथ के एंड में मेरे को 4 साल हो जाएंगे रिटायर हुए। जून 21 में मैं रिटायर हुआ था, तो उसके बाद मैं किसानों के साथ ही काम कर रहा हूँ। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ उसकी लागत को कम किया जा सकता है, और मेरा अब का जो उद्देश्य है मेरी लाइफ का, वो यही है कि कैसे किसानों की कम लागत के अंदर पैदावार को बढ़ाया जाए। ये इसी मुख्य उद्देश्य के ऊपर मैं किसानों के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। सीधा नहीं जा सकते, इतने रिसोर्सेज मेरे पास भी नहीं है कि मैं जगह जगह जाके किसानों को कुछ कह सकूं। तो शुगर, जो प्राइवेट शुगर फैक्ट्रीज़ हैं, उनके माध्यम से मैं कर रहा हूं। मोस्टली करीब 36 शुगर फैक्ट्री है, जिसके एज ए कंसल्टेंट मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, अगर कोई किसानों का समूह, FPO, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, या कोई संस्थान ये देख रहा है और वो आपसे संपर्क करना चाहे, तो क्या हम आपका ईमेल लिख सकते हैं स्क्रीन पे ताकि वो आप तक रीच आउट कर सकें? बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि मेरा किसानों से जॉब के टाइम से ही लगाव है। जब मैं करनाल में काम करता था और ये वैरायटी निकले, मतलब 2009-06 से ही हमने थोड़ा थोड़ा सीड शुगर फैक्ट्री को देना शुरू किया था। 3-4 वैरायटी अच्छी वैरायटी थी। CO0118 था, CO0238 था, CO0239 था। 3 वैरायटी एक साथ निकली थी 2009 और 2010 के अंदर। तो स्ट्रेटेजिकली मैंने 2 साल में किया था ताकि रिलीज़ हो जाए। 1 साल में शायद नहीं होती 3 वैरायटी, तो इसलिए मैंने स्ट्रेटेजिकली उसको 2 साल में करके रिलीज़ करा लिया 3 वैरायटी का। कि किसान के हित की वैरायटी थी, शुगर फैक्ट्री के हित की वैरायटी थी। तो उसको एक बार क्वेश्चन बताइए दोबारा से। सर, मैं सवाल ये पूछ रहा था, हम लोग बात कर रहे थे कि किसानों की आदतों में बदलाव में किस तरह की दिक्कतें आती हैं वैज्ञानिकों को। अभी जो मैं काम कर रहा हूँ
ये शुगर फैक्ट्री के माध्यम से कर रहा हूँ, क्योंकि यदि किसान के खेत में अच्छा उत्पादन होगा तो शुगर फैक्ट्री जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन आ सकता है ना, शुगर फैक्ट्री क्यों चाहिए? मैं उनको साफ भी कह देता, मैं किसानों की बात करूँगा जी। उनका मेरा खर्चा आप करेंगे, परंतु बात मैं किसानों की करूँगी, उनको मैं पहले ही बोल देता हूँ। और वो खुशी खुशी उसके लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अच्छा गन्ना उत्पादन होगा तो फैक्ट्री में आएगा, जिससे उसको लाभ मिलेगा, फैक्ट्री को लाभ मिलेगा। तो बहुत सी चीज़ें मैंने अपने रिटायरमेंट के बाद सीखी जो एज ए साइंटिस्ट मैं सोच नहीं सकता था। जैसे बिहार में मैं गया तो एक बहुत बड़ी किसानों की गोष्ठी थी, करीब 200-250 या हो सकता 400 किसान होंगे उसके अंदर। तो जब मैं वैरायटी के बारे में बोल रहा था तो एक किसान खड़ा हुआ जी, 238 के अंदर तो खुटी होती नहीं है। खुटी का मतलब रेटून, खुटी नहीं होती। ये मेरे लिए बहुत अचंभे की बात थी, क्योंकि ये एक ऐसी प्रजाति है जिसके अंदर साल्ट टॉलरेंस है, जिसके अंदर वाटर स्ट्रेस टॉलरेंस है, जिसके अंदर विंटर टॉलरेंस है। तीनों टॉलरेंस इसके अंदर है। और ये जो प्रजाति आपने विकसित की CO0238 238 जो सबसे मशहूर प्रजाति है गन्ने की इस समय देश में, तो उस वैरायटी के बारे में किसान खड़ा होके कह रहा बिहार में कि जी इसका खुटी नहीं होती। खुटी नहीं होती मतलब उसके जब काट देते हैं, जैसे पौधा की बुआई किया उसके बाद काट दिया तो नेक्स्ट ईयर में अपने आप रीजनरेट करता है वो। हाँ। तो जो नेक्स्ट क्रॉप आएगी उसी फसल से, उसको रेटून क्रॉप बोलते हैं। लोकली जैसे बिहार के अंदर खुटी बोलेंगे, ईस्टर्न यूपी में भी बिहार के साथ लगता हुआ एरिया उसको खुटी बोलते हैं, इधर आए तो पेड़ी बोलते हैं। खुटी नहीं होती मतलब रीजनरेट नहीं होता कि होता? हाँ, नहीं होता। अच्छा, मतलब तो उसने कहा नहीं अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? नहीं, बुरी चीज़ थी और मेरे लिए सरप्राइज़ था। ये कमेंट जो था वो सरप्राइजिंग था कि मेरी एक्सपेक्टेशन, मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता। कह जी मेरे खेत में जाके देख लो। हाँ। तो मैं गया खेत में, मैंने कहा ज़रूर देखूँगा। हालांकि थोड़ी देर बाद मेरे को वहाँ से निकलना था, मेरी फ़्लाइट का भी टाइम हो रहा था। फिर भी मैंने कहा कितनी दूर है, तो उसने पास ही बताया 8-10 किलोमीटर उसका गांव था। मैं खेत में गया तो सच में देखा उसमें कोई स्प्राउटिंग नहीं हो रही। तो एक स्टबल को मैंने ऐसे ही पैर से उसको ठोकर मारी तो वो निकल के बाहर आ गया। फिर मैंने उस किसान से पूछा, मैंने कहा इसमें पानी कब दिया था? पानी तो बारिश से पहले दिया था। देखिए मतलब फरवरी मार्च की बात है, बारिश यदि एंड मान ले, मानसून का एंड मान ले तो सितंबर मान लीजिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने कोई फसल में इरिगेशन नहीं दी। ये तो गन्ना है जो थोड़ा बहुत पैदा हो जाता है। तो ये मेरे लिए फिर मैंने पूछा क्यों, ऐसा क्यों किया? जी हम तो ऐसे ही करते हैं, हमारे यहाँ तो गन्ना ऐसे ही पैदा होता है। तो ये चीज़ मैंने सीखी कि जो ईस्टर्न, फिर धीरे धीरे ईस्टर्न यूपी में पता चला, ईस्टर्न यूपी और बिहार के अंदर मानसून से पहले ही इरिगेशन देते हैं गन्ने की फसल को, उसके बाद कोई इरिगेशन नहीं देते हैं। तो ये सीखने को मिला उसको। फिर धीरे धीरे कि शुगर फैक्ट्री के भी ये ऐसी कुछ भ्रांति थी कि पानी दे दिया तो चीनी कम हो जाएगी। अच्छा, वो भी नहीं चाहते थे, जबकि वो उनका नुकसान हो रहा था उस चीज़ से। तो दूसरा एग्जांपल मैं दूंगा, जैसे कि इसी खुटी की फसल से, रेटून के क्रॉप से, एक बहुत ही पुअर सा फील्ड था। मैं किसान के खेत में गया तो किसान वही था। मैंने कहा ये ऐसा क्यों कर रखा है? तो कहता है खुट्टी है ना जी। मैंने कहा खुट्टी है तो क्या खुट्टी से गन्ना पैदा होगा, उससे पैसा आपको नहीं मिलेगा? जी मिलेगा। तो फिर मैंने कहा इसको कुछ करते क्यों नहीं? मैंने कहा क्या किया अब तक? जी कुछ भी नहीं किया। तो कटने के शायद मैं कभी अप्रैल मई में गया हूँगा उस टाइम, मई तक उसने कुछ भी नहीं किया। जैसे काट दिया और ऐसे ही खेत पड़ा है, उसमें गन्ने के पौधे से बड़ी घास उग रही थी।
न खरपतवार हटाई ना कुछ किया। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा इसको कर लीजिए। तो मेरे को मैंने कहा अच्छा तो ये बताओ इसमें खाद कब डालते हो? अगर बारिश होगी तो हम खाद डालेंगे। तो बारिश जून या जून के एंड में होगी, जून के एंड में या जुलाई में होगी, यदि पूरे ईस्ट से वेस्ट की तरफ आएंगे तो मैंने कहा तब तक तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसको। अब सर्वाइवल के लिए गर्मी का पीरियड के अंदर फर्टिलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अब वो मौसम सारा आपने निकाल दिया, किसान ने खेत में गैप हो गया, तो जो रेटून क्रॉप का जो फर्टिलाइज़र था उसको बारिश होने के बाद जो डालते थे उसको मैंने कहा कि गन्ना कटने से 7 से 10 दिन के अंदर डालिए। और वही किसान जो ये कह रहे थे खुट्टी है ना जी, अगले सीज़न में मैं गया तो कुदाल लेके खुट्टी की फसल में खुदाई कर रहा था। सर इसमें हम और आगे किसानों की, खासतौर पे गन्ना किसानों की प्रवृत्तियां समझें और बाकी दर्शक भी समझें। अगर आप बोर्ड पे हमें पूरे गन्ने का चक्र समझा सकें, खेती किस तरह की ज़मीन, कैसी पौध, फिर उसको कैसे डेवलप करते हैं, कटता है, मिल पहुंचता है, तो फिर बहुत सारे दर्शक जो वाकिफ़ नहीं है इससे और जो किसान पृष्ठभूमि से भी नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा इन सब बातों को समझना। बोर्ड रखिए ज़रा फिर से। तो सबसे पहले तो फील्ड प्रिपरेशन है जिस गन्ने में लगाए। देखिए गन्ना जो है पूरे इंडिया में लगाया जाता है, करीब 8 डिग्री नॉर्थ से लेके और 35 डिग्री नॉर्थ तक इंडिया में गन्ना लगता है। तो ये कहना है कि किस ज़मीन में नहीं होगा, किस टाइप की ज़मीन चाहिए, ये कुछ नहीं है। हर एक टाइप की ज़मीन में गन्ना हो जाता है यदि सिंचाई की सुविधा है, तो सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए। पानी बहुत मांगता है, उस विषय में थोड़ी देर बाद बात करें तो हाँ, क्योंकि ये एक बड़ी आलोचना भी है सर। ठीक है, पहले हम ये समझ को आज मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मिट्टी किसी भी तरह की हो, अगर पानी की सिंचाई की सुविधा है तो गन्ना लगा सकते हैं, तो गन्ना वहाँ हो सकता है। और जैसे ही आप साउथ से नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे सर, तो गन्ने की पैदावार बढ़ती चली जाएगी। इसकी क्या वजह है? जैसे ये ट्रॉपिकल क्रॉप है जी, ट्रॉपिकल क्रॉप है, तो ट्रॉपिक्स के अंदर ज़्यादा पैदावार होती है। उसका ग्रोथ का पीरियड जो है 12 महीने गन्ने के ग्रोथ होती है। यदि आप इक्वेटर पे लगा देंगे गन्ने को तो इक्वेटर के ऊपर गन्ना कभी भी लगा सकते हैं, कभी भी काट सकते हैं, भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द। तो इसलिए साउथ की तरफ, इंडिया की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे तो उसकी पैदावार बढ़नी है। इसकी एक वजह सर ये भी है क्या कि वहाँ पे मौसम में बहुत ड्रास्टिक बदलाव नहीं आता है? उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी और प्रचंड ठंड पड़ती है, जबकि दक्षिण भारत में थोड़ा सम रहता है। वही है, क्योंकि यहाँ नॉर्थ की बात करें हम लोग तो जैसे फरवरी मार्च, तो ये ऑप्टिमम प्लांटिंग का टाइम है, बुआई का टाइम है गन्ने। फरवरी मार्च। और बुआई कैसे होती है? जो बिल्कुल पहली बार के किसान हैं, ये नौजवान लड़के लड़कियां, तो सबसे पहले क्या है कि फील्ड को अच्छी तरह तैयार करते हैं, 2-3 बार जुताई करते हैं, उसके बाद उसका रिजिज ओपन करते हैं। फर्रो एक इम्प्लीमेंट आता है जिसके चलाने से कोई उपकरण आता है, उससे क्या हो जाता है मिट्टी पे? तो इस टाइप से ये जो ऊपर टॉप पोर्शन है ये फर्रो हो गया। हाँ, नहीं, ये फर्रो हो गया। हाँ, और ये रिज हो गई। अच्छा, तो ये मिट्टी की ऊपर की सतह रिज है और जो भीतर एक तिकोना गड्ढा हुआ, इसके साथ ऐसे आएगा, फिर दूसरी फर्रो होगी। तो ऐसे फर्रो एंड रिज फर्रो ओपन करनी पड़ती है। जनरली फर्रो ओपन करने के बाद जो फास्फोरस का खाद है, फास्फोरस जैसे DAP है, NPK है या सिंगल सुपर फास्फेट है, वो 100% बुआई से पहले डालना चाहिए। इसके अंदर, इस फर्रो के अंदर डालना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो गन्ना होता है, एक्चुअली गन्ने में बीज का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा डेवलप नहीं है, तो जो किसान के खेत में गन्ना लगा हुआ है उसके टुकड़े काट के इसके अंदर बुआई करते हैं। कलम?
नहीं, गन्ने के टुकड़े काट के, जैसे 2 पोरी 3 पोरी ऐसे करके। जैसे ये गन्ना है, कहाँ गया? अरे गन्ना लाओ जरा। ये गन्ना है साहब, तो इसका क्या काट के लगाएंगे? तो ये इसका बड है। बड, ये जहाँ ये गांठ है, ज्वाइंट है, ज्वाइंट के ऊपर एक बड है जो जर्मिनेट करती है। ये वाली जो निकली हुई है, ये दिख रहा है? ये यहाँ से पौधा निकलता है। तो कहाँ इसको काट के यहाँ से काट देंगे? अब काटने का क्या है, जो जनरली शुरू में होता था 3 आँख का टुकड़ा काटते थे, तो 3 आँख होगी, 1 2 3, यहाँ से काट दिया। 3 आँख मतलब 1 2 और 3? 3, हाँ, 1 2 3। अच्छा, ये रिंग को आँख बोलते हैं? नहीं, आँख ये है, ये जो ये निकले हुए हैं बीच बीच में, ये निकला है, ये जो पोर्शन है, हाँ वही, ये जो निकले हुए इधर भी निकला है, वो ये इधर भी ये आँख है या बड है, जो अच्छा, भी कहना है वो कह लीजिए इसको। तो 3 आँख का टुकड़ा या 2 आँख का टुकड़ा भी यूज कर सकते हैं, हाँ, या 1 आँख का टुकड़ा भी यूज कर सकते हैं। हाँ। तो इसका टुकड़ा काट के उसके बाद इसके अंदर इसको डाल देते हैं, फर्रों में डाल देते हैं। ठीक है। फिर यदि खेत के फास्फोरस वाली खाद हम पहले ही डाल चुके हैं। फास्फोरस डाल दिया 50%, जैसे 1 बैग पोटास का डालना है, म्यूरेट ऑफ पोटास का डालना है, तो 25 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास और 100% फास्फोरस इसके अंदर डाल के उसके बाद बीज का टुकड़ा इसके ऊपर रखते हैं। यदि मान लीजिए किसी के खेत के अंदर दीमक की समस्या है, तो दीमक के लिए कोई भी दवाई इसके अंदर ऊपर पानी में घोल के इसके ऊपर डाल के मिट्टी से कवर कर देना चाहिए। तो इस तरह से ये पौध लग गई, ये इसकी बुआई हो गई। बुआई। तो अब इसका जर्मिनेशन का टाइम है, वो डिपेंड करता है आपने कितना बड़ा टुकड़ा इस्तेमाल किया है। तो यदि मान लीजिए 3 आँख का टुकड़ा लिया है, तो जर्मिनेशन का फेस आपका 45 डेज हो गया। 2 आँख का लिया है तो 30 दिन हो गया। 1 आँख का लिया है तो 15 दिन हो गया। और इसके अंदर आप इसको उल्टा करिए, सीधा करिए, मतलब ये अंतर क्यों आ रहा है? 45 दिन, 30 दिन, 15 से लेके 45 दिन का अंतर क्यों आ रहा है? तो इसके मतलब इसके टुकड़े क्यों काटने पड़े, इसको सीधा क्यों नहीं डाल दिया? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। सीधा डाल दीजिए, काटने की ज़रूरत क्या है? तो इसमें क्या है कि एपिकल डोमिनेंस है। जो ऊपर की आँख है, सबसे ऊपर की जो आँख है गन्ने की, वो अपने से नीचे वाले को जमने नहीं देगी जब तक खुद नहीं जम जाएगी। हाँ, पहले मेरा पेट भरे फिर तेरी बारी। हाँ, पहले मैं उसके बाद अगला। हाँ, पहले स्वार्थ फिर परमार्थ। तो जो जैसे मान लीजिए टुकड़े इसलिए काटते हैं, तो हर एक टुकड़े की एक ऊपर की आँख होगी। मान लीजिए इसमें आपने 20 टुकड़े कर दिए, यहाँ 1 आँख है ऊपर की, 20 कर दिए तो 20 ऊपर की आँख होगी, हर एक टुकड़े में 1 ऊपर की आँख होगी, तो 20 आँखें एक साथ जमना शुरू करेगी। यहाँ सिर्फ 1 आँख जमना शुरू करेगी। अच्छा, तो ये तो क्वेश्चन है कि क्यों टुकड़े क्यों करके डालते हैं? दूसरा ये डिफरेंस क्यों आ रहा है कि 1 आँख जमने के अंदर करीब, यदि सब कुछ फेवरेबल क्लाइमेट है, तो करीब 15 दिन उसमें लगते हैं जमने में। उसके बाद दूसरी जमेगी तो 2 आँख के 2 और जोड़ 1 डबल कर दीजिए, 15 होगा 45। तो इसको जर्मिनेशन फेज बोलते हैं। अच्छा, ये जर्मिनेशन का फेस है इसका, गन्ने का, नॉर्थ इंडिया के हिसाब से कह रहा हूँ। तो फिर इसमें फिर पानी लगेगा, फिर कटाई कब होगी? दो तरीके। यहीं आपका जो पहला क्वेश्चन था उसको जोड़ देता हूँ। पहले 100 साल पहले उत्तरी भारत के अंदर वर्षा के ऊपर आधारित खेती होती थी। उस टाइम सिंचाई की सुविधा नहीं थी, तो क्या करते थे, जो भी मॉइस्चर था उसको कंजर्व करके एज इट इज़ खेत तैयार किया और गन्ने की बुआई कर दी। फिर सिंचाई की सुविधा आई, परंतु उस तरीके को नहीं बदला किसान ने। अब क्या करता है किसान, पहले खेत के अंदर, खाली खेत के अंदर पानी देता है, जिसको पलेवा बोलते हैं। पलेवा, जी बिल्कुल। तो पलेवा करता है, उसके बाद खेत तैयार करता है और फिर गन्ने की बुआई करता है और ढक देता है। तो एक पाटा वर्ड आपने सुना होगा, या प्लंकर। तो उस नमी को मेंटेन करने के लिए उस प्लंकर का, पाटे का इस्तेमाल शुरू हुआ 100 साल पहले।
अब भी क्या किसान कर रहा है कि सिंचाई करके पलेवा करके गन्ना बुआई करता है, फिर प्लैंकर का इस्तेमाल करता है। तो उस टाइम सिंचाई की सुविधा नहीं थी, परंतु अब तो सिंचाई की सुविधा है, तो अब आपको नमी रोकने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए किताबों के अंदर लिखा है उत्तरी भारत के अंदर 30 से 35% शुगर केन की जर्मिनेशन होगी, दक्षिण भारत में 65 से 70% जर्मिनेशन के, क्योंकि उन्होंने नए ज्ञान को अडॉप्ट कर लिया और हम थोड़ा पिछड़ गए। क्योंकि यहाँ अब भी वहीं चल रहे हैं, पाटा लगाना है, वहाँ उन लोगों ने सूखे में बुआई करके हल्की मिट्टी उसकी इस टुकड़े के ऊपर हल्की मिट्टी डाल के और उसको मतलब हल्की सिंचाई करके वो करते हैं उससे। तो इसमें फसल कब आती है? इसी को चेंज करने के मेरा प्रयास है कि इस पद्धति को बदला जाए, क्योंकि मान लीजिए डबल सीड जर्मिनेशन हो गया ना, कहाँ 30-35%, कहाँ 65-70%, तो डबल जर्मिनेशन हो गया। यदि डबल जर्मिनेशन तो कम से कम आपकी सीड की रिक्वायरमेंट हाफ हो जाएगी। तो एक सिंचाई से फायदा देखिए, इनकम आपकी बहुत बढ़ जाएगी। तो सीड बच गया, आपकी कॉस्ट बढ़ गई, जो इनपुट कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, तो फसल इस हिसाब से जमेगी। ठीक है, एक आँख का लिया है तो 15 दिन में जम सर ये बताइए फिर ये इस फसल की कटाई कब होती है? उसके बाद मॉनसून तक, गर्मी का मानसून आने से पहले जो है गर्मी का पीरियड होता है, उसको फॉर्मेटिव फेज़ बोलते हैं गन्ने में। जैसे ये जर्मिनेशन का फेज़ है, उसके नेक्स्ट फेज़ को फॉर्मेटिव फेज़ बोलते हैं, जहाँ गन्ने में टिलरिंग होती है। तो गन्ने के अंदर टिलरिंग गर्मियों के सीजन के अंदर होती है। टिलरिंग क्या होता है? जैसे ये एक आँख लगाई, इसमें से एक सूट निकलेगा, फिर अगले 4 महीने के अंदर वहीं से और सूट निकलने लगेंगे। उनको ट्रिम नहीं करना, कुछ नहीं है, मतलब अपने आप ही निकलने लगते हैं। तो वो टिलरिंग होती है। तो ये टिलरिंग में जैसे एक आँख बोई, वो उस पर डिपेंड करता है आपने कौन सा तरीका अपनाया है। आजकल बहुत सी एडवांसमेंट हो गई है, तो 4-5 तो नॉर्मल बात है, 10-20 भी हो सकती है। एक आँख से बोने से इतने कले भी निकल सकते हैं उसके अंदर से। तो ये फॉर्मेटिव फेज में होता है। यहाँ क्या करता है किसान, यहाँ उसको पूरा नाइट्रोजन डालना चाहिए, जो यूरिया की खाद है, जो भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल गर्मियों के मौसम में करना चाहिए किसान को। दवा विक्रेताओं ने ऐसा पढ़ा दिया है कि गर्मियों में यूरिया का इस्तेमाल कर दिया तो जल जाएगी, कीड़े ज़्यादा लगेंगे, कीड़े ज़्यादा, गर्मी भी करता है। ये भी वर्ड यूज करते हैं जो आपने जलने का कहा कि गर्मी पैदा करता है यूरिया, और इसमें कीड़े ज़्यादा लगेंगे। परंतु ये एक भ्रांति है। गन्ने की फसल में गर्मियों में डालने से, यूरिया का इस्तेमाल करने से, जो कि ज़रूरी है, टिलर्स निकलने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उसी से पैदावार को बढ़ना है, उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा है या बहुत कम कर रहा है। बाद में बारिश के बाद तो गन्ने को यूरिया की ज़रूरत ही नहीं है, नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं है। जो अगला फेस आएगा फॉर्मेटिव फेस जो है, उसके बाद होता है ग्रांड ग्रोथ, जो मानसून के पीरियड में तेज़ी से बढ़ता है, हरा के। हाँ, फिर एक वीक जाएंगे तो हो सकता है 2 फुट गन्ना बढ़ जाए, जैसे टीनेज में बढ़ते हैं चंद्रमा की कलाओं की तरह। तो ये ग्रांड ग्रोथ फेज के अंदर गन्ने को आप जैसे ही मानसून आने का होता है, जून एंड में या जुलाई के पहले सप्ताह के अंदर फर्टिलाइज़र डाल के जो 50 किलो पोटास बचा वो डाल दीजिए, 1 कट्टा यूरिया का डाल दीजिए, मिट्टी चढ़ा दीजिए। उसके बाद खाद की ज़रूरत ही नहीं है गन्ने को। तो आप मुझे संक्षेप में ये बता दें कि जब ये पैदावार पूरी हो जाती है फिर उसके बाद कटाई कब होती है? 10 से 14 महीने के पीरियड है इसके बढ़ने का, ग्रोथ का, फसल रेडी होने का। मतलब जो हार्वेस्टिंग जो होती है वो इस पीरियड के अंदर होती है इन जनरल। कुछ एक एरिया है जैसे कर्नाटका का या सदर्न महाराष्ट्र का, जहाँ अड़साली भी बोलते हैं जी। अड़साली का मतलब 1.5 साल, 18 महीने का, परंतु वो 18 महीने भी 15-16 महीने जाता है। अदरवाइज इस पीरियड के अंदर ये कटने को तैयार हो जाती है। जो अगेती वैरायटी होती है वो 10 महीने की होती है। जो जनरल वैरायटी होती है वो 12 महीने की। काटो, ट्रैक्टर पे ला दो और चीनी मिल में पहुँचाओ, भेज दो। और अगर आपकी सरकार ने ठीक से
से काम कर रही हैं और मिले तो पेमेंट पाओ, वरना इंतजार करो, ये भी है। अच्छा जी, लोगों के इस वैरायटी ने ऐसा कर दिया है कि जो बहुत दिनों में पेमेंट होता था, हाँ, मिल मालिकों को भी आवक बढ़ गई। 3-4 दिन में करने लग गए हैं, कुछ वीकली करने लग गए हैं। 14 दिन का तो लाभ में लिखा मैंने हुआ वही कहा ना कि यूपी में तो बहुत सुधार हुआ है। 14 में जरा सब साथियों को बुला लीजिए भाई, देखें जरा कितना गन्ना सीखा। आइए सर, मेरा ये है कि हम जिस गांव से आते हैं वो शहर के काफ़ी करीब है, तो वहाँ कमर्शियल क्रॉपिंग पे बहुत फोकस है और बड़ा बाजार है वो, तो आसपास के कई जिलों में वहाँ जाता है। पर उसके बावजूद हम लोग कहते हैं कि कमर्शियल क्रॉपिंग इज़ द वे फॉरवर्ड, शायद वही एक तरीका है जिससे किसानों को बेहतर हालत में पहुँचाया जा सकता है। पर पिछले 5-10 सालों में मैंने बहुत कुछ बेहतर होता नहीं देखा है उन गाँव में। मतलब लगता है कि वही है कि एक जोर है कि ठीक है इस सीज़न टमाटर की कीमत ज़्यादा है तो अगले सीज़न सबने टमाटर ही उगा दिया, रिजल्ट हो गया कि वो टमाटर 2 रुपए किलो हो गया। ये जो नकदी फसलों का दुष्चक्र है, इसमें क्या है आपका? देखिए, किसान का यही समस्या है, मतलब फॉलो करता है अपने आप, चाहे उसको ज्ञान हो या नहीं हो, वो दूसरे को देख के फॉलो करता है। तो एक बार गार्लिक का वेट अच्छा हो गया तो सारे मिल के गार्लिक लगा देंगे और अगले साल प्राइस हाफ हो जाएगा। या अभी यूपी के अंदर लोग टमाटर तोड़ भी नहीं रहे, कि तोड़ने की कीमत ही मार्केट में नहीं मिल रही है उसको, जैसे तोड़ने में खर्चा हो रहा है वो मार्केट में नहीं मिल रही है, तो वो वहीं छोड़ रहे हैं किसान। तो ये परिस्थिति ऐसे रहती है। परंतु गन्ने का लाभ क्या ले सकते हैं गन्ने के साथ, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को गन्ने से जोड़ दूंगा। गन्नों के 2 लाइन के बीच के अंदर यदि दूरी लगा रखे तो बीच में भी एज ए अंतः फसल आप कोई भी वेजिटेबल लगा सकते हैं। उसके अंदर आलू भी लगाते हैं, मटर भी लगाते हैं, प्याज भी लगाते हैं, लहसुन भी लगाते हैं। गन्ने के बीच में भी सब्जियां उगाई हैं, सब्जी उगा सकते हैं, इवन फ्लावर भी, गेंदा भी, मिक्स खेती हो गई थोड़ी सी, इंटरक्रॉप बोलते हैं जो बीच में लगे। वाह जी, अगला सवाल सर। मेरा सवाल आम लोगों से जुड़ा हुआ है कि जैसे गर्मी का सीज़न है, हम लोग गन्ने खाते हैं और जूस पीने जाते हैं, तो गन्ना जो खाया जाता है वो कौन सा बेहतर होता है? क्योंकि जब हम बचपन में खाते थे एक बार छीलते थे पूरा छिल जाता था, लेकिन आजकल बड़े टफ गन्ने आते हैं, या दांतों की कैपेसिटी खराब हो गई या गन्ने की। वो तो भाई आपका डेंटिस्ट बताएगा। बचपन का मतलब कितने साल पहले? बचपन मेरा रहा होगा सर 20 साल पहले। 20 साल पहले जी। देखिए, जितनी भी गन्ने की प्रजातियां हैं ना, जो भी पतले गन्ने की प्रजाति, इन जनरल मोटा मोटा मैं बता देता हूं। वैसे 312 एक वैसी वैरायटी थी, CO 312, जो करीब 40 साल खेती हुई है पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर। उसका बहुत सॉफ्ट गन्ना था। वो जो आप बता रहे हो 3-4 पोरिया है, तो ऐसी ये वैरायटी टू वैरायटी कैरेक्टर वेरी करता है। और जनरली जो इन जनरल बात करें तो जो पतले गन्ने की वैरायटी एक आधे का अपवाद को छोड़ के थोड़ी हार्ड होती है, और जो मोटे गन्ने की प्रजातियाँ होती है वो सॉफ्ट होती है। तो वो जिसमें भी फाइबर का परसेंट, रेशे की मात्रा कम होगी, वो चूसने के लिए अच्छा होगा। अच्छा, और एक जो गन्ने का जूस मिलता है, वहाँ जो गन्ने होते हैं उसमें भी क्या हमें वैरायटी देखनी चाहिए कि ये इसका जूस ज़्यादा बेहतर होगा, हेल्दी होगा? देखिए, वो तो वो डिपेंड करता है कि वैरायटी के कैरेक्टर पे। जैसे ये वैरायटी है जी, सीधा गन्ना है, कोई गन्ना टेढ़ा हो गया तो उसको लाएगा ही नहीं, वो जूस निकालने के लिए लाएगा ही नहीं। तो जैसे ये COH 119 वैरायटी हरियाणा की वैरायटी है, COH 119, तो उसके गन्ने हैं, सीधे रहते हैं। ऐसे ही COS 8436 जो वैरायटी है वो सीधी रहती है, टेढ़ी नहीं होती है। तो उसके जनरली ये जो कोल्लू वाले हैं वो ऐसी वैरायटी प्रेफर करते हैं जो गन्ना सीधा रहे। जूस की चीनी की मात्रा इस सीज़न में आके ऑलमोस्ट सभी वैरायटी में एक जैसी हो जाती है, ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। सर, मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उसके मुताबिक कॉटन का जो प्रोडक्शन है 24-25 में, यानी कि इस साल में, वो 29.5 MB है, मेगा बेल्स। एक बेल मतलब 170 किलोग्राम के आसपास हो गया। तो क्या हम गन्ने और बाकी फसलों को भी आपस में जोड़ सकते हैं? मसलन ब्राज़ील ने BT कॉटन का इस्तेमाल करके अपना कॉटन प्रोडक्शन बहुत लेवल अप किया था, और हमारे यहाँ पर हम अभी BT कॉटन से हमारा टेक्सटाइल प्रोडक्शन बहुत बुरी तरह से गिर रहा है। तो क्या शुगर केन और BT कॉटन को मिक्स करके कुछ अच्छा बना सकते हैं हम, या अल्कोहल जो उसका बाय प्रोडक्ट होता है? तो गन्ने की फसल की पैदावार को तो बढ़ोतरी की ही जाए, लेकिन उसके अलावा हम और किन किन फसलों को साथ में लेकर के बेहतर कृषि उत्पादन कर सकते हैं? देखिए, जो आप BT कॉटन बोल रहे हैं ना, वो एक्चुअली कॉटन एक है, BT एक जीन है।
जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा उस कॉटन की वैरायटी के अंदर उसको डाला गया, उसका नाम बीटी कॉटन रखा। तो बीटी एक जीन है, तो उसका इस्तेमाल करके जो वैरायटी निकली कॉटन की वो बीटी कॉटन है। ऐसे ही काम चल रहा है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में काफ़ी एडवांस स्टेज में है। और देश की जो दो मुख्य वैरायटी है CO 86032 है जो साउथ इंडिया की है, 0238 नॉर्थ इंडिया की, इन दोनों वैरायटी के अंदर हम लोगों ने वाटर स्ट्रेस टॉलरेंस जीन इंट्रोड्यूस की और उसके जो जेनेटिक इवेंट है वो हमारे पास उपलब्ध है इंस्टीट्यूट में, परंतु फील्ड की टेस्टिंग के लिए हमें परमिशन नहीं मिल रही है। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से गन्ने को आप कह रहे हैं कि दक्षिण भारत के साथ अच्छे से वहाँ पैदावार अच्छी हो रही है सारी चीज़ें, लेकिन एक पूरा सिरा है जो अवध के क्षेत्र के नीचे शुरू होता है और जाकर नर्मदा पर ख़त्म होता है, वहाँ गन्ने नहीं दिखाई देते हैं फसलों में। और उसकी एकमात्र वजह जो आपको समझ में आती हो वो सरकार के एंड से या किसानों के एंड से क्या जोड़ी जा सकती है कि वहाँ भी, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि पानी की कमी का कोई समस्या नहीं है, तो आपका एक सुझाव कि इस क्षेत्र में भी गन्ना पहुँचे और लोगों की पैदावार और उनके पास में आमदनी बढ़े। देखिए, हर एक जगह गन्ना लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी जितना गन्ना लग रहा है करीब 5 मिलियन हेक्टेयर एरिया है इंडिया का, और उसके अंदर ही एक्सेस प्रोडक्शन हो रही है रिक्वायरमेंट से। और जो जिस क्षेत्र की आपने बात की वहाँ सिंचाई की सुविधा इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए गन्ना वहाँ नहीं लग रहा है। तो मैंने ये बोर्ड पर जाने से पहले कहा था यदि पानी है तो किसी भी ज़मीन के अंदर गन्ना पैदा हो जाएगा। तो पानी की कमी के कारण वहाँ नहीं हो रहा, सिंचाई की सुविधा की कमी के कारण नहीं हो रहा। जी सर। सर सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने इतनी बेसिक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दी हम लोगों को गन्ने के बारे में। दूसरा सर क्वेश्चन मेरा ये है कि 238 की अगली वैरायटी, मतलब इससे बेहतर हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ सकता है किसानों के लिए? इसी बहाने सर थोड़ा सा आप जो आपका इजाद किया हुआ बीज है, किस्म है, जिसको हम CO 0238 बोलते हैं, उसमें CO आपने बताया कोयम्बटूर है, थोड़ा उसके बारे में भी बता दें। और ये नई किस्म का जो देखिए, गन्ने का जो नोमेनक्लेचर है, वैरायटी का नाम देने का जो तरीका है, जैसे दूसरी क्रॉप के अंदर तो कहीं भी ब्रीडिंग का काम हो जाता है, परंतु गन्ने के अंदर ब्रीडिंग का काम कोयम्बटूर में होता है। तो उसके अंदर इंस्टीट्यूट एक गार्डन लगाती है जिसके अंदर पूरे देश की वैरायटी रहती है। पेरेंट जो है, जो शुरू में मैंने P1 P2 बताया था, उस टाइप की सारी वैरायटी उस गार्डन में लगी होती है। उसको नेशनल हाइब्रिडाइजेशन गार्डन बोलते हैं। तो वहाँ जाके सब लोग, सारे कंट्री के साइंटिस्ट, ब्रीडर्स जो है, अक्टूबर से मतलब नवंबर में यदि आप जाएंगे तो फ्लावरिंग का पीरियड वैसे 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक होता है गन्ने का वहाँ कोयम्बटूर के अंदर। तो नवंबर में जाएंगे तो पूरे देश के प्लांट ब्रीडर आपको शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में मिल जाएंगे। तो उसके लिए इंस्टीट्यूट कुछ चार्ज नहीं करती है, फ्री का काम है। बहुत लोग जाते हैं वहाँ क्रॉसिंग कर देते हैं, उसके बाद बहुत सा काम है। जैसे जब वो पक जाएगा तो उसको काटेंगे, उसको सफाई करेंगे, बीज की सफाई करेंगे, फिर पैक करेंगे, और पैक करने के बाद रेस्पेक्टिव सेंटर को उनका बीज मिल जाता है। बाकी का काम फिर रेस्पेक्टिव सेंटर पे हो जाता है। तो उसके लिए इंस्टीट्यूट को कुछ तो चाहिए ना, तो इसलिए नाम देने के लिए कोयम्बटूर के जो 2 पहले लेटर है CO, वो हर एक गन्ने की प्रजाति के अंदर मिलेंगे आपको। यदि मान लीजिए हरियाणा की वैरायटी है तो COH, शाहजहानपुर सेंटर है यूपी के अंदर COS, इस तरीके से। अभी पहले जालंधर में सेंटर था तो COJ होता था, अभी पंजाब कर दिया तो COPB। तो इस तरीके से वैरायटी का नोमेनक्लेचर होता है। तो इस कारण से उसको CO वैरायटी देते हैं। और एक वैरायटी निकालने के अंदर 12 साल का समय लगता है ये जानने के लिए कि किसान के देने लायक है या नहीं है। करीब 1 लाख सीडलिंग से शुरुआत करें हम लोग पहली स्टेज से, और आखिर के अंदर एक वैरायटी मिलने की संभावना है जिसके अंदर सारे गुण हो सकते हैं, किसानों के देने के लायक हो सकती है। तो इतना कठिन समय है, टाइम लगता है, मेहनत लगती है एक प्लांट ब्रीडर की।
इसलिए होता है। आपका क्वेश्चन क्या था, वो इस बीच में रह गया। क्वेश्चन ये था सर कि 238 में भी कई जगह लोगों को ना शिकायतें आनी कि रेड रॉट हो रहा है, इससे बेहतर कोई कब देखिए मिलेगा solution? ऐसी वैरायटी, एक ऐसी वैरायटी आई, गन्ने के दो ग्राहक है। एक किसान है जिसको पैदावार चाहिए, एक फैक्ट्री है जिसको चीनी की मात्रा चाहिए, और गन्ने की फसल में ये दोनों नेगेटिवली कोरिलेटेड है। आप यील्ड बढ़ाएंगे तो चीनी की मात्रा कम हो जाएगी, चीनी की मात्रा बढ़ाएंगे तो यील्ड की मात्रा कम। ये पहली वैरायटी आई जिसमें दोनों को एक साथ बढ़ाया। यदि 5 राज्यों की मैं बात करता हूँ, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, उत्तर भारत के 5 राज्यों के अंदर 20-21 के अंदर 2020-21 के अंदर इसका क्षेत्रफल 86.15% था। इतना लार्ज एरिया किसी भी वैरायटी के लिए नहीं होना चाहिए। किसी भी क्रॉप की वैरायटी के लिए एक वैरायटी के अंदर इतना लार्ज एरिया नहीं होना चाहिए था। करनाल के अंदर हमने जहाँ से वैरायटी रिलीज़ की है, वहाँ वाटर लॉगिंग टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि वाटर लॉगिंग होती नहीं है हरियाणा में। तो ये जो पूरा तराई का क्षेत्र है, वहाँ भी इसी को लगा दिया। मैंने किसानों से पूछा कि आपने वाटर लॉगिंग में क्यों लगा दिया, तो हमने कहा ही नहीं। कह रहा जी मेरे को लगाने से 15 क्विंटल 1 बीघा में ज़्यादा पैदावार हो रही है, तो आप बताइए मैं क्यों नहीं लगाऊं। तो उसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। तो चीनी मिल को फ़ायदा हो रहा था, किसान को फ़ायदा हो रहा था, पूरे क्षेत्र में लगा दिया। एक ही वैरायटी का वर्चस्व हो गया पूरे उत्तरी बेल्ट के अंदर। जब भी ऐसी स्थिति आती है तो रेड रोट एक मुख्य बीमारी है। अब पैथोजन को भी तो नेचर में बनाया है ना, तो नेचर में बनाया, उसकी एग्जिस्टेंस को ख़तरा हो गया, तो नेचर ने उसको इवॉल्व कर दिया। एक नई रेस आई पैथोजन की, उस नई रेस ने इस वैरायटी को मार दिया। जिस रेस के लिए टेस्टिंग की थी, उस रेस पैथोजन की, उस रेस से आज भी ये वही रेटिंग है मॉडरेटली रेजिस्टेंट जो 2009 के अंदर थी, या 2007-8 में टेस्टिंग हुई जब थी। तो बीमारी आ गई है और काफ़ी एरिया कम हो गया है। यदि यूपी की बात करें तो पिछले सीज़न के अंदर करीब 40% एरिया था, इस सीज़न के अंदर मुश्किल से 20-25% के आसपास बचेगा। ईस्टर्न यूपी से शुरुआत हुई और वेस्ट की तरफ आ रही है। पिछले सीज़न में वेस्टर्न यूपी में भी 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफ़ी रेड रोट आया, परंतु कुछ एक डिस्ट्रिक्ट है जो अब भी रेड रोट से नहीं है, उनमें उसमें चल रही है। नमस्ते सर, मैं सर छत्तीसगढ़ से हूँ और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। लेकिन सर इसी से जुड़ी एक समस्या आती है कि चूँकि हमारे राज्य में धान की कीमत मतलब सबसे ज़्यादा दी जाती है सरकार द्वारा, तो किसान क्या करते हैं, मतलब सिर्फ ज़्यादातर धान उगाते हैं, तो इससे और धान पानी बहुत ज़्यादा वो उसमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो सरकार ऐसे क्या करे और मतलब कैसे कन्विंस करे किसानों को कि वो ऐसी फसलें लगाएं जिसमें पानी की ज़रूरत कम पड़े। देखिए धान को पानी ज़्यादा चाहिए। अभी एडिटर साहब भी कह रहे थे कि गन्ने को ज़्यादा पानी चाहिए, तो एक कंपैरिजन जो है वो रियलिस्टिक नहीं है। उस जवाब का उस क्वेश्चन को मैं अब जवाब, जो आलोचना होती है कि गन्ना उत्पादन वाटर गजलिंग क्रॉप है। हाँ। आप दूसरी क्रॉप कितने महीने फील्ड में रहती है? 5 महीने 6 महीने। गन्ना 12 महीने फसल, 12 महीने की फसल मानी। वैसे मैंने 14-15 महीने भी कहा, तो 12 महीने की फसल है। अब 12 महीने की फसल की वाटर रिक्वायरमेंट को आप 6 महीने की फसल की वाटर रिक्वायरमेंट से कंपैरिजन करेंगे तो वो एक वो नहीं है, जस्टिफाइड कंपैरिजन नहीं है। अब गन्ने के बराबर कौन सी फसल है जो 12 महीने खेत में रहती है? उसमें बनाना है। बनाना की वाटर रिक्वायरमेंट गन्ने से ज़्यादा है। गेहूं और धान का जो फसल चक्कर है, जो एक साल में दोनों फसलें आ जाती है, बीच में कुछ गैप भी रहता है, उसकी जो दोनों की वाटर रिक्वायरमेंट को जोड़ दे गेहूं और धान की, वो वाटर रिक्वायरमेंट गन्ने से ज़्यादा है। दूसरी बात, जो भी इसके अंदर स्टोर हो रहा है वो करीब 70% इसमें वाटर है।
तो मतलब करीब 50% तो उसमें से वाटर रिसाइकल हो रहा है, बाहर निकल रहा है, उसको आप इरिगेशन में यूज कर रहे हैं। आजकल ईटीपी प्लांट हर एक फैक्ट्री के अंदर लग गया है, तो उसको नहीं, एथेनॉल नहीं, मतलब उसका जो शुद्धिकरण करते हैं उसका इम्प्रूवमेंट, वाटर क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो ये वाटर गजलिंग क्रॉप कैसे हुई? ठीक बात। तो इसकी धान के साथ तुलना ना हो। वापस पानी दे रही है, आप उसको क्यों भूल रहे हैं जो वापस पानी इसके अंदर से निकल रहा है? क्या है? खोई है, चीनी है और पानी है, सब कुछ इस्तेमाल हो रहा है। तीन ही चीज तो है। वो पानी तो वापस आ रहा है आपको। 50% उसके बहुत से उपयोग हो रहे हैं आजकल। सबसे पहले उसको को जनरेशन के लिए यूज करते हैं, जो शुगर फैक्ट्री बिजली पैदा करती है और ग्रिड में सप्लाई करती है। आजकल इसके इसके बारे में बहुत बात करते हैं। पार्टिकल बोर्ड उसका बन रहा है, बगास का जो है पार्टिकल बोर्ड बन रहे हैं। आपने कहीं मार्केट में देखा होगा, लाइट से ब्राउन कलर के कप, वो प्लेट वगैरह, कटोरी वगैरह, कटलरी भी, इवन कटलरी भी वो सब बगास से ही बन रही है। तो बहुत से इस्तेमाल इसका हो रहा है, बहुत सा इस्तेमाल उस बगास का हो रहा है। आजकल तो बहुत, मतलब एक कल्प वृक्ष की तरह है गन्ना, जो है कल्प वृक्ष है, आप समझ नहीं सकते कितना। मैंने एक रिसाइकलिंग इकोनॉमी के ऊपर एक चैप्टर एक बुक के अंदर लिखा, जिसमें पूरी डिटेल दी गई है कि क्या क्या इस गन्ने से हो सकता है। डॉक्टर साहब, हम लोग एक काम करेंगे, अगली दफ़ा आपके साथ एक गन्ने के खेत में और एक शुगर मिल में बातचीत आयोजित करेंगे, ताकि हम दर्शकों को और गन्ने के बारे में, मिठास के बारे में अवेयर कर सकें। आपने इतना समय निकाला, अपने ज्ञान को हमारे साथ साझा किया, और सबसे बड़ी बात हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते थे कि आपके विज्ञान की वजह से कैसे लाखों किसानों को लाभ हुआ। आपने समय दिया, उसके लिए हम सब बहुत आभारी हैं। शुक्रिया, थैंक यू। एक इकोनॉमिक्स रह गई है इस बीच में, मतलब इस वैरायटी से कितना बेनिफिट हुआ है। मैंने 6 साल का इसका 2014-15 से लेके 2018-19 तक 6 साल का मैंने इसके इकोनॉमिक्स निकाले जी। तो उसके अंदर जो एडिशनल बेनिफिट हुआ, जो पहले वैरायटी लग रही थी और ये वैरायटी लगने के बाद जो एडिशनल बेनिफिट हुआ है किसानों को और चीनी मिल को, वो 67,010 करोड़ रुपए का 6 साल का क्या बड़ा नंबर है, बहुत बढ़िया। इसके अंदर 43,000 किसानों के हिस्से में आया। देखिए, संदर्भ हालिया रहे तो जल्दी समझ में आते हैं। पिछले दिनों हमने जय जवान देखा ऑपरेशन सिंदूर में। हम आपसे जब मुखातिब हैं, ये मई का महीना है, फसलें घर आ गई हैं, जय किसान देख रहे हैं, लेकिन जय जवान और जय किसान के लिए जय विज्ञान बहुत ज़रूरी है। जब हमारे सिपाहियों के पास उन्नत मिसाइलें थीं, रडार थे, एयर डिफेंस सिस्टम थे, तब वो अपने शौर्य को बेहतर ढंग से दिखा पाए। जब हमारे किसानों के पास उन्नत विज्ञान रहेगा, तब यील्ड में, फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। इसलिए लल्लन टॉप ये मानता है कि विज्ञान का प्रचार प्रसार हो, वैज्ञानिक स्वभाव का, साइंटिफिक टेम्परामेंट का प्रचार प्रसार हो, ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम वैज्ञानिकों से संवाद करते रहें, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को न सिर्फ संशय से देखें, उत्सुकता से देखें, बल्कि उनके जवाब भी हासिल करने की कोशिश करें। ज्ञान के संधान का ये सिलसिला लल्लन टॉप पर यूं ही चलता रहेगा। डॉक्टर साहब, आपने समय दिया, बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।